Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. स्टूडेंट्स, हम अपने नए लेक्चर के साथ आपके पास दोबारा आए हैं। दुआ जो हमारे लेक्चर के स्टार्टिंग में होती है वो आप लोग पढ़ लीजिए। बुक हम जो फॉलो करते हैं वो बायोलॉजी ग्रेड 9 की बुक है, फेडरल बोर्ड की। टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का है। इसमें हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मींस माइटोसिस की अहमियत क्या है। माइटोसिस की अहमियत दरअसल एक्चुअली क्रोमोसोम्स के मुकर्ररा सेट को कायम रखना है। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हर डॉटर सेल जो क्रोमोसोम्स हासिल करता है वो अपनी कंपोजिशन और तादाद के लिहाज से पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स जैसे ही होते हैं, यानी उतने ही नंबर के होते हैं। जानदारों की जिंदगी में मंदरजा झेल वो मकामात हैं, कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ वो माइटोसिस की होती है उनके अंदर। एक उसमें है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी जब डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा होता है। दूसरा, जब सेल रिप्लेसमेंट हो रही होती है, जब रीजनरेशन हो रही होती है, और जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसमें पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पर। जानदारों में सेल्स की तादाद माइटोसिस से बढ़ती है। एक सिंगल सेल यानी जाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर जिस्म के बनने की और फिर नशोनुमा पाने की यही बुनियाद है। दूसरा है, इसके थ्रू सेल रिप्लेसमेंट होती है, यानी जिस्म के कुछ हिस्सों मसलन स्किन, डाइजेस्टिव डाइजेशन ट्रैक्ट जो है वो उसके सेल्स हमेशा न्यू आते रहते हैं, यानी ओल्ड उतर जाते हैं और न्यू उसकी जगह आते हैं। नए जो सेल्स हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, इसलिए वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि अलैदा होने वाले सेल्स, यानी ओल्ड सेल्स की तरह ही होते हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स की तादाद भी बहुत मुख्तसर होती है, उनकी जिंदगी लाइफ साइकिल बहुत कम होता है, तकरीबन 4 मंथ्स होता है ये। और नए रेड सेल्स भी जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए ही बनते हैं। थर्ड, जो माइटोसिस के जरिए एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है वो होती है रीजनरेशन की। चंद जानदार अपने जिस्म के हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं। नए सेल्स बनने का अमल माइटोसिस से ही होता है। मिसाल के तौर पर स्टारफिश माइटोसिस के जरिए ही अपने लॉस्ट आर्म्स जो है वो दोबारा से बना लेती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इनके जरिए ही अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया भी एक्चुअली माइटोसिस है। मिसाल के तौर पर हाइड्रा है, उसमें बडिंग के जरिए जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रा के जिस्म की सतह पर सेल में माइटोसिस होती है और सेल्स का एक जो मजमुआ या जो एक टोटल नंबर है वो सेम रहता है, जिसे हम बट कहते हैं। बट के सेल्स में माइटोसिस जारी रहती है और ये साइज में बाद में बढ़कर नया हाइड्रा बना देती है। इसी तरीके से पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के दौरान भी होती है, और ये भी जो है वो माइटोसिस में ही आती है। ठीक है, तो ये इसका पूरा माइटोसिस की अहमियत थी। अब माइटोसिस में कुछ एरर्स हो जाते हैं या कुछ गलतियां होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। माइटोसिस को कंट्रोल करने में अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए या उसके कंट्रोल में कोई गलती हो जाए तो उससे कैंसर हो सकता है। तमाम सेल्स में ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो माइटोसिस के औकात और उसकी तादाद को कंट्रोल करते हैं। बाज़ औक़ात सेल्स के इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है और सेल्स तकसीम होना जारी रखते हैं। इसके नतीजे में एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं उसकी पैदाइश की वजह से आप कह सकते हैं ट्यूमर बन जाता है या रसूलियां सी बन जाती हैं, जिन्हें ट्यूमर कहते हैं। जब ट्यूमर्स उसी जगह पर रहते हैं जहां वो बनते हैं तो उन्हें वहीं से जो है वो उन्हें B9
ट्यूमर्स कहा जाता है, लेकिन अगर ट्यूमर्स दूसरे टिश्यूज पर हमला कर दें तो उन्हें मैलिग्नेंट और कैंसरियस ट्यूमर कहते हैं। ऐसे ट्यूमर्स जिस्म के दूसरे हिस्सों में कैंसर वाले सेल्स भेजते हैं, जहां नए ट्यूमर्स बन जाते हैं, और इस अमल को जो है वो हम मेटास्टिस यानी बीमारी फैलने का अमल भी कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है माइटोसिस का, जो हमने डिस्कस किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मियोसिस। अ, हम मियोसिस के बारे में नया टॉपिक है जो कि इसको स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखें तो मियोसिस लफ्ज जो है ना, ये एक्चुअली एक यूनानी वर्ड है, जिसके मायने हैं छोटा करना, क्योंकि इसमें ना क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो जाती है। मियोसिस एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल तकसीम होता है और 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स पैदा करता है। डिप्लॉइड 2n से मुराद ऐसे सेल्स हैं जिसमें क्रोमोसोम्स जोड़े यानी होमोलोगस जोड़े की शक्ल में मौजूद होता है, जबकि हेप्लॉइड से मुराद ऐसे सेल्स हैं जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, यानी क्रोमोसोम्स के जोड़े नहीं होते। अब हम मियोसिस को डिटेल में बात करते हैं और इसकी फेजेस पर बात करते हैं। तो मियोसिस की फेजेस या मराहिल कौन कौन से होते हैं? 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम ऑस्कर हर्बर्ट विक था। इसने मियोसिस को दरियाफ्त किया और पहली मर्तबा इसके मराहिल या फेजेस भी दरियाफ्त किए। मियोसिस की तैयारी के मराहिल वैसे ही हैं जैसे माइटोसिस से पहले इंटरफेज में होते हैं। यहाँ भी इंटरफेज में G1 फेज, S1 फेज और G2 फेज होती है। इंटरफेज के बाद होने वाले दो बड़े मराहिल या दो बड़े फेजेस जो हैं वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहलाते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं मियोसिस 1 की, जिसमें मुख्तलिफ मराहिल आते हैं, तो हम उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मियोसिस 1 में होता क्या है कि डिप्लॉइड जो सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और इस तरह वो हिप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस यही वो मरहला है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन पैदा होती है। मियोसिस 1 में जो है वो दो मराहिल हैं, कैरियोकाइनोसिस और साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 के कैरियोकाइनोसिस के जो मराहिल हैं उसमें पहले आता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 ये जो है, इसमें ये मियोसिस का सबसे लॉन्ग जो है वो मरहला होता है। इसके दौरान क्रोमेटिन जो है वो सिकुड़कर क्रोमोसोम बनाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो लंबाई के रुख पर दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं और जोड़ा बना देते हैं। इस अमल को साइनेप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोम का हर जोड़ा बाईवैलेंट कहलाता है। हर बाईवैलेंट में चूंकि 4 क्रोमेटिड होते हैं इसलिए इसे टेट्राइडेड भी कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड अपनी लेंथ के साथ चंद मुकामात पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़े हुए इन मकामात को हम कियाजमेटा कहते हैं। इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अपने हिस्सों का तबादला करते हैं। इस अमल को क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। क्रोमेटिड के हिस्सों के तबादले के नतीजे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन में न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो वजूद में आते हैं और न्यू कॉम्बिनेशंस की शक्ल में इसका रिजल्ट निकलता है। क्रॉसिंग के बाद भी होमोलोगस क्रोमोसोम का हर जोड़ा बाइवेलेंट की शक्ल में ही रहता है। क्रोमोसोम इसके बाद मजीद सिकुड़ते हैं। न्यूक्लियाई न्यूक्ली न्यूक्लियर वॉल जो है वो गायब हो जाती है और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। सेंट्रियोल्स जो हैं जो कि इंटरफेज में ही तादाद में दुगने हो चुके थे, अब सेल के मुखालिफ जो है वो अ, समझ लें आप पोल्स पर सेट हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स को जो है वो हम नॉन
काइनेटोर फाइबर्स एक दूसरे भी कहते हैं, जो कि बाद में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। दोनों जानिब के दो काइनेटोकोर स्पिंडल्स जो हैं वो फाइबर्स क्रोमोसोम के एक होमोलोगस जोड़े के साथ जुड़ते हैं, जबकि माइटोसिस में हमने देखा था कि दो जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये एक ही क्रोमोसोम के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो फेज आती है वो कहलाती है मेटाफेज 1। होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े अपने आप को सेल के इक्वेटर पर तरतीब दे लेते हैं और इस तरह मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। अब जो फेज आती है उसको हम एनाफेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हर जोड़े के क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर खिंचते हैं। चूंकि एक क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर्स की जानिब खींचते हैं, दो मुख्तलिफ इक्वेटर्स की जानिब खींचते हैं, इसलिए दो हेप्लॉइड सेट्स बन जाते हैं। हर क्रोमोसोम के पास अभी भी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। इसके बाद जो फेज आती है वो टीलोफेज कहलाती है। टीलोफेज में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर्स पर पहुंच चुके होते हैं। हर इक्वेटर पर क्रोमोसोम की तादाद आधी मौजूद होती है, मगर हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड रखता है। स्पिंडल फाइबर का जो नेट है या जाल है वो टूट कर गायब हो जाता है और क्रोमोसोम के हर हेप्लॉइड सेल सेट के गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोबारा खुलकर क्रोमेटिन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस यानी जानवर के सेल में सेल मेम्ब्रेन का दब जाना और पौधे के सेल में नई सेल वॉल का बनाए जाने का अमल है, जिसके नतीजे में दो डॉटर सेल्स बनने का अमल शुरू हो जाता है। मियोसिस के बाद दोनों हेप्लॉइड सेल्स आराम के एक मरहले में दाखिल हो जाते हैं, जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद जो है वो सेल में इसी इंटरकाइनेसिस को हम इंटरफेस 2 भी कहते हैं। ठीक है। इंटरफेस 1 2 जो है वो माइटोसिस और मियोसिस के इंटरफेस से मुख्तलिफ होती है। यहाँ एस फेज नहीं होती, इसलिए क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन का अमल नहीं होता। अब जो फेज है वो कहलाती है वो मियोसिस 2 कहलाती है। ये मियोसिस का दूसरा हिस्सा और माइटोसिस जैसा ही है। इसके मजीद मरहले होते हैं, जैसे इसमें जो तरतीब होती है वो होती है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 का जो दौरानिया है वो प्रोफेज 1 के मुकाबले में बहुत कम होता है। इस मरहले में न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियर उलाय और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो गायब हो जाते हैं और क्रोमेटिन सिकुड़ जाता है। सेंट्रियोल्स जो हैं वो कुतबैन या इक्वेटर्स पर तरतीब दे लेते हैं अपने आप को। इसके बाद जो है वो एनाफेज 2 का मरहला शुरू हो जाता है और जिसमें सेंट्रोमर्स टूटते हैं और सिस्टर्स क्रोमेटिड्स अलग होकर दूर खिंचते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड को अब सिस्टर क्रोमोसोम्स कहा जाता है और वो डिफरेंट यानी ऑपोजिट इक्वेटर्स पर चले जाते हैं। टीलोफेज 2 की पहचान क्रोमोसोम्स का दोबारा खुल जाना और क्रोमेटिड का बना देना है। न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाते हैं, सेल दरमियान से दब जाता है या नई सेल वॉल बन जाती है और आखिरकार डॉटर सेल्स बन जाते हैं। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की हेप्लॉइड तादाद जो है वो मौजूद रहती है। ये है टोटल मियोसिस का प्रोसेस, जो कि माइटोसिस के मुकाबले में जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो आप इसमें पिक्चर भी आपको नजर आ रही होगी, जो चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर रही होगी। इंशाल्लाह नए लेक्चर में नई टॉपिक्स के साथ दोबारा आएंगे। नया जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो आई थिंक जो हमारा नया लेक्चर होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर है, वो एंड होगा इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस का, क्योंकि वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स और ये सब बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग आई एम श्योर कि इसकी तैयारी अच्छी सी करेंगे और इस लेक्चर को रेडी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।